हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हमारी यूजिन अपने कॉलेज के लिए जाती रहती है। उसका फर्स्ट डे रहता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। यूजिन बोलती है, ये मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत है और मैं इसे बहुत ही अच्छा गुजारना चाहती हूँ। तभी पीछे से कोई आवाज़ दे देता है। वो मुड़ के देखती है तो वो कोई और नहीं है, हमारा कोरुसुके रहता है, जो कि ब्लैक डेविल रहता है। वो आता है उसके पास और बोलता है, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम मेरी सॉल्वे हो, मैं जो कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं, मैं तुम्हें किस करूँ। यूजिन मना करती है लेकिन कोरुसुके मानता नहीं है और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। यूजिन उसके किस को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, मुझसे दूर हटो, तुमने मुझे किस कैसे किया, और उसे झटके से दूर कर देती है। बोलती है, हटो मेरे पास से, पागल हो गए हो क्या तुम। कोरुसुके बोलता है, मैंने कह रहा हूँ ना, तुम मेरी सॉल्वे हो, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो याद रखना इससे भी बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और वहाँ से जाने लगता है। यूजिन बोलती है, पागल, दिमाग है कि नहीं है उसके पास। तो वो पीछे पलट के देखता है। तभी यूजिन बोलती है, ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, गलती से निकल गया मुझसे। उसके बाद तभी वो देखती है कि वहाँ पर तकुमी आता है, जो कि वाइट टेबल रहता है, जिसे हमारी यूजिन बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तभी वो आता है, बोलता है कि इस बटन को प्रेस करो। तो हमारी यूजिन बोलती है, बटन को प्रेस करो। तकुमी बोलता है, हाँ, मेरे लिप के बटन को प्रेस करो। कोरुसुके बोलती है, ये क्या कह रहे हो तुम। तो बोलता है, आज से हम दोनों की जर्नी की नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बटन को प्रेस करो। यूजिन उसके लिप को टच करती है, प्रेस करती है। तभी वो बोलता है, मेरी आंखों में देखो, और उसे किस कर लेता है। हमारी यूजिन उसके किस को रिजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो दोनों की किस होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि तकुमी बोलता है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन याद रखना यहाँ से हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। और बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर यूजिन को तो पागल हो जाती है कि क्या हो रहा है, आज मुझे किस पे किस मिलने जा रही है, चाहे मेरी पसंद का हो या ना हो। तभी वो पीछे का सीन सोचती है और दिखाया जाता है कि जब हमारी यूजिन बहुत सिंपल लुक में रहती थी तो कॉलेज के लड़के उसे बहुत सताते थे, उसे अगली अगली बोलते थे, उसके हर काम में टांग अड़ाकर उसका काम खराब करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मैं खूबसूरत दिखूंगी। उसके बाद वो अपना मेकओवर चेंज करती है और अपना मेकओवर करती है और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगती है। और इस नए अवतार के साथ वो एक नए स्कूल में जाती है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जहाँ उसे कोई बुली ना कर पाए और चिढ़ाए ना। तभी उसकी मुलाकात हमारे ब्लैक डेविल यानी कोरुसुके से होती है, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा बॉस रहता है। वो सारे लोग उससे डरते हैं। तभी उसका हेयर यूजिन के कपड़े में फंस जाता है। वो बोलता है, जल्दी से निकालो। तो वो बोलती है, हाँ ठीक है, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं निकलता है। तो वो सीजर से कट कर देती है। कोरुसुके को अपने हेयर बहुत ज़्यादा पसंद थे। कट करने की वजह से वो पागल हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है कि तुमने मेरे हेयर को कैसे कट किया। लेकिन यूजिन बोलती है, आई एम सॉरी, तुम्हें जल्दी थी इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सॉरी बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कोरुसुके उसे रोक लेता है, बोलता है, तुमने मेरा हेयर कट किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, अब तुम मेरी सॉल्वे रहोगी। और उसे किस कर लेता है जबरदस्ती। उस दिन के बाद से वो हमेशा यूजिन को परेशान करता रहता है। यूजिन उसकी परेशान करने की हैबिट से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। उसकी फेवरेट चीज़ें भी वो उससे फेंक देता है। बोलता है, तुम्हें परेशान करके मुझे मालूम है कितना सुकून मिलता है, तुमने मेरे हेयर को कट कैसे कर दिया। यूजिन अपने पेड़ को ढूंढती रहती है। तभी वहाँ पर तकुमी आ जाता है। वो बोलता है, तुम कर क्या रही हो। वो बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी साइकिल वाले की वजह से वो गिरने लगती है। तभी हमारा तकुमी उसे बचा लेता है। उसे यूजिन कुछ खाती है तो उसके लिप पर लगा रहता है, तो तकुमी उसे क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद खुद ही खा लेता है। यूजिन बोलती है, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम। तभी वो बोलता है कि तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारी यूजिन भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील रहती है। अब दिखाया जाता है कि हमारी यूजिन किस डेविल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगी। जब भी यूजिन को तकुमी लव करता है, उसके बीच में कोरुसुके आ ही जाता है। यूजिन सोचती है, अब मैं क्या करूँ, मैं दोनों में से किसको चुनूँ। यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। हमारा यूजिन और तकुमी दोनों जाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। तकुमी बोलता है, तुम प्लीज़ यूजिन से दूर रहो, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी हमारा कोरुसुके भी बोलता है, तुम दूर रहो, तुम जानते हो ना कि वो मेरी सॉल्वे है,
तभी दिखाया जाता है कि कॉलेज की सारी लड़कियां उन दोनों टेबल पे बहुत ज़्यादा मरती रहती हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए वो लोग कॉलेज में घंटों घंटों तक खड़ी रहती हैं। वो दोनों के पीछे एकदम क्रेजी रहती हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सारे बच्चे क्लासरूम में आते हैं। हमारी यूचेन का नंबर वहाँ पर रहता है जहाँ पे कि ब्लैक टेबल यानी कोरुसु रहता है। फिर उसके बाद वो जाती है अपने बेंच पर बैठने के लिए। वो देखती है कि वहाँ पर कोरुसु के ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है, तो वो आराम से जाती है, बैठती है। बट कोरुसु के उसके हेयर को घसीट लेता है और बोलता है तुमने मेरा काम पूरा नहीं किया ना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो उसके ईयर पे कट कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा ज़ोर से चिल्लाती है। क्लास वाले सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर बोलते हैं तुम्हें मैनर्स है कि नहीं है, यहाँ पे सारे बच्चे क्लास में हैं। वो सॉरी बोलती है और बोलती है कि अगर मैं सर को बताऊंगी कि कोरुसुके ने मेरे ईयर को कट किया है तो सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर वो नहीं बताती है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं कि क्या बात हुई, आज तुम क्लास में बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच? वो बोलती है नहीं, मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर तकुमी आ जाता है। वो बोलता है क्या 2 मिनट में तुम्हारी फ्रेंड से बात कर सकता हूँ? वो बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम मेरी फ्रेंड से बात कर सकते हो। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है और उसके लिए वो लंच लाया रहता है और बोलता है इसे खाओ, टेस्ट करो, देखो कैसा लग रहा है, मैंने बनाया है। तो हमारी यूचेन उसे टेस्ट करती है, बोलती है बहुत अच्छा बना है। वो बोलता है नहीं तुम मेरे हाथों से खाओ। यूचेन पहले शर्माती है, उसके बाद उसके हाथों से खा लेती है। उसके बाद वो उसे देखता रहता है तो यूचेन को अजीब सा लगता है कि वो मुझे ऐसा ना देखे, सारे लोग देख रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। वो झुक जाती है, बोलती है ऐसा मत करो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और तुम अपने लव को यहाँ पे कन्विंस कर रहे हो, बट इट्स ओके, मैं तुम्हें से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारा तकुमी आ जाता है उसके पास और बोलता है मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैंने कहा ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। ये सुनकर क्यू तो एकदम पागल हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि चलो मुझे मेरा वाइट टेबल मिल गया है, और उसके साथ वो आती रहती है। तभी कॉलेज की लड़कियां उसे देख लेती हैं कि वो गिरने वाली रहती है और तकुमी उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़कियां इतनी ज़्यादा जल भुन जाती हैं और बोलती हैं कि इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा, इसने हमारे दोनों टेबल को फंसा के रखा है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यूचेन कोरुसुके का दिया हुआ काम करती रहती है। कोरुसुके उसे बहुत ज़्यादा काम दे देता है। वो क्लीनिंग करती है, बोलती है बस थोड़ा जल्दी करूँगी, उसके बाद काम हो जाएगा तो मैं घर चली जाऊँगी। और वो अपनी तकुमी के बारे में सोचती रहती है कि वो कितना प्यारा है, मुझसे एक भी काम नहीं करवाता है, मुझसे कितना प्यार करता है। वो सोचती ही रहती है। तभी वहाँ पर कोरुसुके आ जाता है और बोलता है सोचना बंद करो, चलो तुमने काम अच्छे से नहीं किया है, मेरा काम करो, अदरवाइज तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलती है मैं तुम्हारा काम तो कर रही हूँ। वो बोलता है हाँ तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो, याद रखो मुझसे तू ता करने की कोशिश भी मत करना, मैं जो कह रहा हूँ वही करना। और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है और फिर रिटर्न आता है, बोलता है याद रखना मेरा काम ही करना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगा तुम भी नहीं जानते हो। तभी उसे चेन धक्का दे देती है, बोलती है मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा काम करते बैठूँ। ये सारी चीज़ें उसके फ्रेंड देख लेते हैं। उसके बाद ये हमारी चेन बहुत ज़्यादा थक जाती है काम करने के बाद। उसके फ्रेंड आते हैं और बताते हैं कि आज लड़कियों का वॉशरूम बंद रहेगा, कुछ टाइम के लिए हमें लड़कों का वॉशरूम यूज़ करना है, तो तुम्हें अगर बात लेना है तो तुम वहाँ जाकर ले सकती हो, तुम्हें अच्छा फील होएगा। उसके आपस में बोलते हैं अब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा फील होता है। उसके बाद वो जाती है नहाने के लिए, अपना सामान लेकर जाती है। पीछे से तीनों लड़कियाँ आती हैं और वो चार्ट को हटा देती हैं जिसपे उन्होंने लिखा था कि ये वॉशरूम लड़कियाँ यूज़ कर सकती हैं। कि वो हंसती रहती हैं। अब यूचेन का क्या होगा, यूचेन अपना बात लेती है, जो कि जापान में बात लेना वार्म पानी से रात में बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो बात लेती रहती, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जाती है, देखती है तो वहाँ पे कोरुसुके आया हुआ रहता है नहाने के लिए। वो देखकर बोलती है हाँ ये यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद वो छुप जाती है फांसी के बाथटब में और सोचती है ये चला जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। लेकिन कोरुसुके उसके बगल वाली बाथटब में आके बैठ जाता है और वो देख लेता है, पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जानती हो ये बॉयज़ का बाथरूम है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देख लेती है कि वहाँ पे तकुमी आता है, तो हमारा कोरुसुके उसे आके बचा लेता है। वो उसके सामने आ जाता है और हमारी यूचेन पानी में छुप जाती है, तो जिसकी वजह से तकुमी नहीं देख पाता कि यहाँ पे यूचेन है। वो अपना बात लेता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी यूचेन बोलती है ठीक है अब मैं बाहर जा रही हूँ। ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर फ्रेंड देखते हैं कि अभी क्या होएगा, यूचेन बाहर निकलेगी। तभी वहाँ पर वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से यूचेन बेहोश हो जाती है। तो हमारा
कोरोसुके उसे सोचता है उठा के लेके जाने के लिए, तो वो उसे अपना शर्ट पहनाता है और उसे उठाकर वहाँ से लेके जाता है। उसके फ्रेंड देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं देखो क्या हो रहा है। वो लोग देख के शॉक में हो जाते हैं कि कोरोसुके यूजिन को अपनी बाहों में लेकर आता है। वो लोग छुप जाते हैं ताकि हमें कोरोसुके देख न ले। कोरोसुके उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर आता है, उसे अपने कमरे में छोड़ता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे और हो कुछ और गया। यूजिन बेहोश रहती है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जा रहा है। वो कुछ नहीं बोलती है। इधर दिखाया जाता है कि हमारा कोरोसुके उसे अपने कमरे में लाकर छोड़ देता है। तभी उसे होश आता है। यूजिन उठ के खड़ी हो जाती है, बोलती है हाँ ये क्या हो रहा है, मैं ऐसे कैसे हूँ, मेरे कपड़े किसने चेंज किए। वो पास में देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वहाँ पे कोरोसुके खड़ा रहता है। कोरोसुके फटाफट चादर से अपने आप को कवर करती है, बोलती है तुमने कुछ मेरे साथ ऐसा वैसा तो नहीं किया। तो कोरोसुके बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा क्यों करने लगा, हाँ तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर आया हूँ। उसके बाद वो जाता है वहाँ से पास ही में रखा हुआ पानी लेकर आता है और उसके फेस पे डाल देता है। बोलता है अब ठीक हो ना, तुम्हें होश आया ना, तुम मेरी सोलवे हो, ओके। उसके बाद वो फ़ौरन अपने फेस को कवर कर लेती है। कोरोसुके बोलते हैं जितना जल्दी समझ जाओ कि तुम मेरी सॉल्व हो उतना ही बेटर रहेगा। वो अपने फेस को कवर कर लेती है। कोरोसुके बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। तो यूजिन बोलती है मैंने मेकअप नहीं किया है, प्लीज़ तुम इधर मत देखो, मैं अगली दिख रही हूँ। वो उसे पानी का बोतल देता है और बोलता है तुम ठीक ठाक ही दिख रही हो, ज़्यादा सोचो मत, और वहाँ से चला जाता है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है बट लड़खड़ा के नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। कोरोसुके उसे उठाता है और बोलता है ज़रा अपना ख्याल रखा करो, याद है ना तुम मेरी सोलवे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरा कोई काम रुक जाए। इधर हमारा कोरोसुके आता है, उसके फ्रेंड्स बात करते हुए जाते हैं। कोरोसुके बोलता है तुम लोग आइंदा से संभल कर रहना, अगर आइंदा से यूजिन के साथ कुछ भी ऐसा मजाक किया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, याद रखना। सारी लड़कियां परेशान हो जाती हैं। इधर दिखाया जाता है कि यूजिन बॉटल से लेके अपने फेस पे टच किए हुए रहती है और उसे कोरोसुके की बातें याद आती है। तभी वो सोचती है कि यहाँ तक मुझे कोरोसुके ही लेकर आया है। इधर हमारे तकुमी को दिखाया जाता है जो कि खुश रहता है कि चलो मैंने फाइनली अपना लव यूजिन से कन्फेस कर लिया है। इधर से दिखाया जाता है कि हमारा कोरोसुके अपना पियानो बजाते रहता है। जब भी वो परेशान या उदास रहता है तो वो पियानो बजाता है, जिसकी वजह से वो उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है यूजिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है पानी में देर तक रहने की वजह से, तो वो अपने आप को सिकाई करती रहती है। उसका दोस्त बोलता है तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, कल ही तो तुम ठीक थी। तभी उसे कोरोसुके के पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलती है कि ये कौन बजा रहा है। तो वो फ्रेंड बोलता है कि ये कोरोसुके बजा रहा है, तुम्हें मालूम है कोरोसुके बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूजिन बाहर खड़ी रहती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है देखकर कि उसकी फ्रेंड आई हुई रहती है जिसका नाम मिको रहता है। वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड कुछ दिनों तक मेरे साथ रहेगी। तभी वो आंटी बोलते हैं वो तो तुम वही हो ना कोरोसुके के पास जो काम करती हो। वो शर्मिंदा हो जाती है, बोलती है हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर आती है। मिको बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पे बहुत इंजॉय करती हो। तभी वो शर्ट के बारे में पूछती है कि ये शर्ट तुम्हारी नहीं लग रही है। यूजिन शर्ट को छुपाने लगती है, बोलती है हाँ ये मेरी नहीं है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया है समझो। तभी मिको बोलती है हाँ किसी ने गिफ्ट किया है, मतलब लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है। वो शर्माती है, बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक्सीडेंटली मुझे मिल गया है। उसके बाद बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो लोग जाते हैं देखने के लिए तो कुछ फ्रेंड आए हुए रहते हैं और वो बोलते हैं चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हमारी मिको और यूजिन दोनों एग्री हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वो बताती है कि मुझे बास्केटबॉल खेलने आती है। तो बोलती है चलो ठीक है मेरे फ्रेंड के साथ तुम खेलो, देखते हैं कौन जीता है। उसके बाद यूजिन उसके लिए चेयर अप करती है। दोनों गेम स्टार्ट करते हैं, खेलते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस गेम में हमारी मिको जीत जाती है जो कि बहुत अच्छे से खेलती है। वो बहुत माहिर रहती है उस गेम में, तो वो जीत जाती है आसानी से। तो उसका फ्रेंड बोलता है ये बहुत ईजी था तो इसलिए तुम जीत गई हो, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो उसे टीज करती है तुम बॉय होकर भी नहीं जीत पाए। वो बोलता है बॉय होने की क्या बात है, तुमने उसे चीटिंग की है इसलिए तुम जीत गई हो। तभी वो देखता है कि कोरोसुके जाता रहता है तो उसे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कोरोसुके को बुलाता है और बोलता है कि तुम इस लड़की को हराओ। वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं तो उस गेम में हमारा कोरोसुके जीत जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते देखा ना मैंने कहा था ना तुम लड़की हो यार, मेरा फ्रेंड कितना इंटेलिजेंट है, वो जीत जाता है। तभी वहाँ पर हमारा तमुको आ जाता है। वो दोनों बातें करते हैं, उन दोनों के बीच फिर मैच स्टार्ट होता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि दोनों ही जीतना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे यूजिन रहती है। तो तकुमी बोलता है तुम अच्छे से खेलना क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। यूजिन वहाँ पे रहती है, दोनों को चेयर अप करती है। उसके बाद दोनों का गेम स्टार्ट होता है जिसमें हमारा
तकुमी हार जाता है और यूचेन जीत जाता है, जिसकी वजह से मीको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चेहरा करती है, बोलती है तुमने कर दिखाया है, वेरी गुड। तभी हमारी यूचेन को समझ में आता है ये इतना ज़्यादा चेहरा क्यों करती है। वो उससे पूछती है क्या तुम कोरोसुके को पहले से जानती हो? वो तो पहले मना करती है, उसके बाद बताती है कि हाँ मैं उसे पहले से जानती हूँ। यूचेन बोलती है तुम पहले से जानती हो? कब से जानती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो मीको बोलती है हाँ मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जब मैं एक दिन स्विमिंग पूल पे स्विमिंग कर रही थी, उस वक्त मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं स्विमिंग नहीं कर पा रही थी, मैं डूबने लगी थी। तब वहाँ पर आकर एक लड़के ने मेरी जान बचाई थी, वो कोई और नहीं कोरोसुके था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि पैर में चोट लगने की वजह से मैं उस दिन स्विमिंग नहीं कर पाई। उस वक्त कोरोसुके आके बचा लेता है मुझे, मेरी लाइफ को सेव कर लेता है, तभी से मैं उसे जानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो यूजिन बोलती है तुम्हें अच्छा लगता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद सारे दोस्त घर पर आते हैं, बारिश बहुत जोर की होती है तो वो लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़कती है तो वो लोग डर जाते हैं और सारे लोग आकर अपने प्लेस पर फटाफट बैठ जाते हैं। तभी वो लोग बातें ही करते रहते हैं तो हमारी यूचेन सबको टी सर्व करती है। तकुमी देखता है कि बारिश की वजह से उसके हाथ कांप रहे हैं तो उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर कोरोसुके तो बहुत ज़्यादा जल भून जाता है। अचानक से लाइट चली जाती है, सारे दोस्त बोलते हैं ओ माय गॉड लाइट को भी अभी जाना था। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग टॉर्च या कैंडल ढूंढते हैं। सारे दोस्त टॉर्च और कैंडल ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी हमारा कोरोसुके आकर यूचेन को हक कर लेता है, पकड़ लेता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना तुम किसी और के साथ रहती हो तो मुझे कितना ज़्यादा जेलस होती है। उसके बाद वो उसे बोलता ही रहता है और उसके नीक पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वो ज़ोर से चिल्ला देती है। तभी वहाँ पर हमारा तकुमी आ जाता है और बोलता है क्या हुआ तुम ठीक हो? वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। लाइट भी आ जाती है, सारे लोग आ जाते हैं। उसके बाद हमारा तकुमी देख लेता है कि यूचेन के नीक पर किसी के काटने का निशान है। वो आती है घर पर, देखती है मिरर में तो निशान पूरा बहुत ज़्यादा दिखता रहता है। वो सोचती है कि अच्छा तो ये कोरोसुके ने काटा था और वो उसे चिल्लाती है कि ये जब देखो जब वाहियात काम करते रहता है। तभी वो अपने बेड पे रिलैक्स करती है। उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो बोलती है क्या तुम हम लोग से मिलने के लिए आओ, हम लोग कहीं चल रहे हैं। वो रेडी हो जाती है और उस पर बैंडेज लगा लेती है और जाने के लिए बोलती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो लोग फेयरवेल देखने के लिए जाते हैं। एक दोस्त के पास टिकट रहता है, वो सबको ऑफर करता है, वो जाता है कोरोसुके के पास, उसे भी ऑफर करता है कि हम लोग फेयरवेल में जा रहे हैं, अगर तुम भी चलोगे तो अच्छा रहेगा, ये एक तरह की ट्रिप हो जाएगी। सारे लोग एग्री हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग जाते हैं फेयरवेल में। हमारे चारों पार्टनर एक ही साइड में बैठे रहते हैं। उसके बाद वहाँ फेयरवेल में पहुँचने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तकुमी और कोरोसुके दोनों साथ में ही रहते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारी यूचेन को ठंडी लगती रहती है। तभी तकुमी आता है और उसके हाथ को पकड़ कर अपने जेब में डाल लेता है, बोलता है कि चलो अब तो तुम्हें वार्म फील होएगा। ये देख कर हमारी यूचेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है ओ माय गॉड मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है। पास ही में खड़ा हमारा कोरोसुके देखते ही रहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा जेलस होता है। वो सोचता है कि ये लड़की को जब देखो कुछ ना कुछ काम अटका रहता है, जिसकी वजह से तकुमी उसके पास ही रहता है। वो जलन करता रहता है और बोलता है तुम घर चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिल्म में दिखाया जाता है यूचेन मीको को समझाती रहती है कि अगर तुम्हें कोरोसुके को पाना है तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो तुम्हारे लव को एक्सेप्ट कर ले। तो पहले तो हमारी मीको मना करती है, बोलती नहीं वो ऐसा नहीं है, वो इस टाइप का नहीं है, लेकिन यूचेन के ज़्यादा बोलने पर वो एग्री हो जाती है और बोलती है ठीक है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद हमारी यूचेन मैसेज के थ्रू तकुमी को सब बता देती है और बोलती है तो प्लीज़ वहाँ से हट जाओ ताकि मेरे को कुछ टाइम स्पेंड कर ले कोरोसुके के साथ। तो हमारा तकुमी वहाँ से उठ जाता है और साथ ही अपने फ्रेंड को भी लेके जाता है, बोलता है चलो यहाँ से हम लोग कहीं दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत प्लेसेस है। तभी वहाँ पे मीको आ जाती है और वो कोरोसुके को वो बोलती है मैं यहाँ पर बहुत दिनों बाद आई हूँ, सुना है यहाँ बहुत अच्छी प्लेसेस है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा घुमा सकते हो? कोरोसुके रेडी हो जाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ की प्लेसेस। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि तकुमी बोलता है यूचेन से तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, बहुत अच्छा लग रहा है, वो दोनों साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए, चलो कोई बात नहीं हम लोग भी यहाँ से कहीं घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद उसका दोस्त आपस में बड़बड़ाता रहता है, वो दोनों वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं घूमने के लिए। वो दोनों एक ब्रिज पर जाते हैं। तभी हमारी यूचेन बोलती है कितना अच्छा लग रहा है, इवनिंग का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तभी उसके पैर में अजीब सा लगता है, वो अपने पैर को देखती है, उसे चोट लगी हुई रहती है।
तो जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ हमारा तकुमी नोटिस कर लेता है, वो उसे बैठाता है और बोलता है दिखाओ तुम्हारे पैर में क्या हुआ। वो यूजिन मना करती, बोलती नहीं तुम मेरे पैर मत छोड़, लेकिन हमारे तकुमी रेडी नहीं होता। उसके बाद वो उसके सॉक्स निकालता है और उसके जख्म पर बैंडेज लगाता है और बोलता है अब तो तुम ठीक हो, मैंने बैंडेज भी कर दिया है। यूजिन बोलती अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद बोलती चलो और भी जगह तो हमें देखना है। तकुमी बोलता है हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद हमारी यूजिन आगे बढ़ती है, तकुमी आके उसे हक कर लेता है और गले से लगा लेता है। उस वक्त यूजिन की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। तकुमी उससे बोलता है प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे या तुम्हें छुए। ये सुनकर हमारी यूजिन तो एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं चाहती हूँ। इधर दिखाया जाता है सारे दोस्त बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस फेयरवेल में। वहाँ पर तभी यूजिन और तकुमी आ जाते हैं, दोनों देखते हैं कोई दोस्त नहीं रहते हैं। तो हमारा तकुमी यूजिन से बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आता हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूजिन बैठी रहती है, तभी वहाँ पर कोरोसुके आ जाता है। तो यूजिन बोलती है कि मीको कहाँ है। वो बोलता है मीको जहाँ भी है ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो मना करती है, बोलती मेरा हाथ दुख रहा है प्लीज़ छोड़ो इसे, लेकिन कोरोसुके नहीं मानता है और उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और एक झूले में बैठ जाता है। यूजिन बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, ये तुम क्या कर रहे हो। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है और उसके करीब में आता है और बोलता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, लेकिन तुम हो मानती ही नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लंगूर से दूर रहना, लेकिन तुम हो कि उससे दूर रहने का मानती ही नहीं हो और उसे किस करने वाला होता है। इधर दिखाया जाता है कि उन्हें यूजिन के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लाता है, वो वहाँ पे नहीं रहती है। तो उस अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम जानती हो कि कहाँ पर है। तभी उसकी नज़र जाती है झूले पे, वो देखता है कि यूजिन और कोरोसुके दोनों एक ही झूले में बैठे रहते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि कोरोसुके यूजिन को किस कर लेता है और बोलता है तुम उसे क्यों नहीं रिजेक्ट कर देती हो। इधर दिखाया जाता है सारे दोस्त इंतज़ार करते रहते हैं कि वो लोग कब आएंगे। तभी देखती है मीको के वो दोनों आ जाते हैं। हमारा कोरोसुके आगे रहता है और यूजिन पीछे रहते हैं। कुमी कोरोसुके से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ गए थे। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है। तभी हमारी यूजिन बोलती है कहीं नहीं, बस पास ही में घूमने के लिए गए थे। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूजिन क्लीनिंग करती रहती है, लेकिन बार बार उसे हमारे कोरोसुके की याद ही आती है। वो सोचती है कि कोरोसुके ऐसा कैसा कर सकता है। वो उसके किस को याद करती रहती है और क्लीनिंग करती रहती है। तभी उसे याद आता है कोरोसुके ने उससे कहा था कि तुम तकुमी को रिजेक्ट कर दो, लेकिन वो सोचती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और पूछता है तुम क्या बड़बड़ा रही हो। तो यूजिन बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। वो बोलता है मैंने सुना तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। यूजिन बोलती है हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसका फ्रेंड बोलता है आज तो मौसम कितना अच्छा है और तुम्हें गर्मी लग रही है, देखो मौसम कितना ठंडा है। यूजिन कुछ भी नहीं बोलती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों फ्रेंड्स होते रहते हैं। तभी वहाँ पे मीको आता है और कोरोसुके से बोलता है अगर तुम्हारे और यूजिन के बीच कुछ भी चल रहा है तो याद रखना कि हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी। कोरोसुके कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप उसी के बाजू में लेटा हुआ रहता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि तकुमी और कोरोसुके दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को खोना नहीं चाहता था। बस उसके सपोर्ट में हमेशा वो खड़े रहता था। वो कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है तुमने जो भी समझना है समझो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूजिन क्लीनिंग करती रहती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। वो तकुमी और कोरोसुके के बीच किसको चुने, इसी बात के लिए वो अपने आप से ही बातें करती रहती है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर कोरोसुके आता है अपने पियानो के लिए। वो जाती है उस कमरे में चुपके से, तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। पियानो के पास जाती है वो और पियानो बजाने की प्रैक्टिस करती है। उसे पियानो बजाने नहीं आता है तो वो थोड़ा सही से नहीं बजा पाती है। तभी वहाँ पर हमारा कोरोसुके आ जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, बोलता है पियानो ऐसे नहीं बजाया जाता है, चलो मैं सिखाता हूँ पियानो कैसे बजाया जाता है। फिर वो उसे पियानो बजाना सिखाता है। यूजिन को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कोरोसुके उसे सिखा रहे हैं। तभी वहाँ पर कोरोसुके उसे बता देता है कि चलो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुमसे किया था कि तुम मेरी सॉल्वर रहोगी, वो मैं आज से ख़त्म कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारी यूजिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हो। वो बोलता है हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे सेटिस्फाई हो गया हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रिटर्न आता है, बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के भी साथ रहो, मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी, भले मैं यहाँ से कहीं पे भी चला जाऊँ। ये बात सुनकर यूजिन उससे पूछती है कि तुम कहीं जाने वाले हो क्या। कोरोसुके उसे कुछ भी नहीं बताता है। यूजिन उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
कुरोसुके कुछ भी नहीं बताता है। यूचेन वहाँ से उठकर चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है कि वो उसे छोड़कर जाने वाला है क्या। कुरोसुके भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। यूचेन सीधा रोते रोते अपने कमरे में आती है और वो सोचती है कि क्या वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि अब यूचेन भी कुरोसुके को लव करने लगी थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोती है कि वो उसको छोड़कर चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे दोस्त क्लास में बैठे रहते हैं और गपशप करते रहते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि कुरोसुके आ जाता है तो उसका फ्रेंड उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, जिस पर कुरोसुके उसे रिप्लाई देता है। ये चीज़ सुनकर उसका दोस्त एकदम शॉक में हो जाता है और बोलता है अपने फ्रेंड से, देखा कुरोसुके ने मुझे रिप्लाई किया है। दिखाया जाता है कुरोसुके बहुत ज़्यादा उदास रहता है, वो अपनी सीट पर बैठे रहता है। मीको उसे नोटिस करती है और देखती है कि दोनों ही काफ़ी उदास रहते हैं, बट वो कुछ नहीं बोलती है। क्लास शुरू होती है, सर आते हैं और बताते हैं कि आज तुम लोग का टेस्ट रहेगा। यूचेन और कुरोसुके तो अपने में ही बिजी रहते हैं, वो लोग अपने ही स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन क्या कर, एग्जाम तो देना रहता है। तो उसके बाद यूचेन कुरोसुके को टेस्ट पेपर देती है और बोलती है ये लो। कुरोसुके कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली टेस्ट पेपर लेकर और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। ये देखकर यूचेन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा इनोसेंट कब बन गया, वो मुझे कितना परेशान करता था और अचानक से वो इतना ज़्यादा खामोश हो गया। उसके बाद क्लास ख़त्म होती है, यूचेन बाहर जाती है, तभी उसे तकुमी मिलता है। तकुमी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन यूचेन कुरोसुके के बारे में सोचती रहती है, वो उसे नहीं देखती है। तकुमी जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही हो, तुमने मुझे नोटिस भी नहीं किया, तुम परेशान हो क्या। यूचेन बोलती नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, बस वो थोड़ा सा एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस हो गया था। और उसकी वो गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है लेकिन किसी को बताना नहीं चाहती थी। इधर से दिखाया जाता है कि वो जाती है क्लीनिंग के लिए, तभी देखती है कि दूसरे दोस्त वहाँ पर क्लीनिंग करते रहते हैं। उसका मन नहीं रहता है क्लीनिंग करने के लिए, तो वहाँ से चली जाती है बगैर बताए हुए और सीधा अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर लेट जाती है। सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसे समझ में आता है कि वो कुरोसुके को लव करती है, वो उसके पियानो को याद करती रहती है। इधर दिखाया जाता है कुरोसुके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और वो अपनी पियानो की प्रैक्टिस करता रहता है। इधर हमारी यूचेन को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उठती है और थोड़ा सा बाहर निकलती है। सोचती है बाहर जाऊंगी तो थोड़ा सा स्ट्रेस मेरा कम रहेगा। उसके बाद यूचेन बाहर निकलकर थोड़ा सा घूमती है। इसी में दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन जाती है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वही पियानो के पास जहाँ पर उसने पियानो बजाना सीखा था कुरोसुके से। उसके बाद वो वहीं पर लेट जाती है, जैसे उसकी आँख लगती है वैसे ही उसे कुरोसुके की याद आती है। वो नींद में से उठ जाती है और सोचती है कि एक लड़का मुझे चैन से सोने भी नहीं दे सकता, मैं कितनी पागल हो गई हूँ उसके प्यार में। इधर दिखाया जाता है कि कुरोसुके को नींद नहीं आती है तो वो उठकर बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पर तकुमी रहता है जो उसे देख लेता है और सोचता है कि वो कहाँ जा रहा है, इतनी रात गए। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुरोसुके पियानो के पास आता है और पियानो बजाने की कोशिश करता है, बट उसे यूचेन की याद आती रहती है। वो पियानो सही से नहीं बजा पाता है। वो सोचता है मैं क्या करूं, मैं यूचेन को खोना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे दोस्त मस्ती करते रहते हैं लेकिन यूचेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, वो एक जगह बैठी रहती है। तभी वहाँ पर मीको आ जाती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी यूचेन उसे सारी सच्चाई बता देती है, बताती है कि सॉरी मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कुरोसुके को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं कुरोसुके को लाइक करती हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो फिर से अपनी गलती पर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनको बहुत बुरा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि यूचेन उसके लव को छीन रही है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड होने के नाते उसके पास आती है और उसे बोलती है ठीक है अगर तुम कुरोसुके को प्यार करती हो तो ठीक है, मैं बैकआउट कर दूंगी, मैं पीछे हट जाऊंगी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दूँ। मीको बोलती है मुझे तुम दोनों के लव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा कुरोसुके बहुत परेशान रहता है। वो सोचता है अब कब तक ऐसा चलेगा, मुझे कुछ ही फैसला करना पड़ेगा। उसके बाद वो जाता है तकुमी के पास और उसे चैलेंज करता है बास्केटबॉल के लिए और कहता है अगर हम दोनों में से जो जीत जाएगा यूचेन उसकी रहेगी। दोनों फ्रेंड एग्री हो जाते हैं। उसके बाद हमारा तकुमी बोलता है अपना प्रॉमिस याद रखना, अगर तुम हार जाओगे तो यूचेन के पास भी भटकना नहीं। दोनों के बीच बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है और उसके साथ उन दोनों में फाइट भी होती है। तभी तकुमी बोलता है याद रखना मैंने जो कहा है। उसके बाद वो दोनों में मैच स्टार्ट होती है जिसमें ज़्यादा राउंड तो हमारे
तुकुमी का रहता है, लेकिन लास्ट राउंड बचा रहता है तो वो सोचता है कि मैं लास्ट राउंड हार नहीं सकता है और वो यूचेन को याद करते रहता है। इधर दिखाया जाता है कि तुकुमी भी यूचेन को याद करते हुए रहता है और बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। लास्ट बॉल हमारा कुरुसुके फेंकता है। इन दोनों में से विनर कौन रहता है ये बाद में बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है यूचेन तुकुमी के पास आई हुई रहती है और उसे सॉरी बोलती है मैं तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं कुरुसुके से करती हूँ। तभी हमारा तुकुमी बोलता है ठीक है, मैं जानता हूँ, तुम फिर से मेरे बटन को प्रेस करो। यूचेन उसके कहने के मुताबिक उसके लिप वाले बटन को प्रेस करती है। तभी तुकुमी से बोलता है यूचेन कि फिक्र मत करो, मैं इस बार तुम्हें किस नहीं करूँगा, और उसके पीछे जाकर उसे धक्का दे देता है और बोलता है जाओ, तुम आज से आज़ाद हो। उसके बाद क्या, यूचेन उसका थैंक्स बोलकर अब वहाँ से दौड़ती हुई कुरुसुके के पास जाती है। इधर सीन दिखाया जाता है तुकुमी सोचता है जब बास्केटबॉल का लास्ट वाला बॉल फेंका जाता है उस वक्त का विनर हमारा कुरुसुके रहता है। ये देखकर तुकुमी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है फाइनली तुम ही लास्ट विनर हुए, इसका मतलब यूचेन की लाइफ से मुझे हटना पड़ेगा। तभी हमारा कुरुसुके बोलता है ऐसा नहीं है, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो अपने बचपन की बातें बताता है, याद है तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी गहरी दोस्ती थी, मैं सारे बच्चों को मारता था लेकिन तुम ही एक ऐसे बच्चे हो जिसको मैंने कभी नहीं मारा, तुम जान रहे हो ना। तभी तुकुमी उठकर बैठ जाता है और बोलता है तुम्हें वो सारी चीज़ें याद है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोनों फ्रेंड्स के बीच फिर से दोस्ती स्टार्ट हो जाती है और दोनों हंसते रहते हैं। इधर तुकुमी यही सोचता है। इधर दिखाया जाता है कि हमारी यूचेन भागते भागते हुए जाती है रेस्टोरेंट में, देखती है तो वहाँ पर कुरुसुके नहीं रहता है। वो सोचती है कि इस वक्त वो कहाँ गया होगा, तो उसे समझ में आता है, बोलती हाँ मुझे मालूम है तुम कहाँ हो। उसके बाद वो दौड़ती हुई सीधा जाती है पियानो के पास, वहाँ पे भी कुरुसुके नहीं रहता है तो वो दौड़ती दौड़ती हुई जाती है बास्केटबॉल वाले मैदान में और अपने फ्रेंड से पूछती है कि तुमने कुरुसुके को देखा है। वो दोनों बोलते हाँ देखा तो था, सुबह में वो वहाँ से जा रहा था। तो अभी दूसरा वाला बोलता नहीं मैंने देखा था, वो कहीं और था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, बोलती है कोई मुझे सही बता नहीं रहा है कि कुरुसुके कहाँ है। तभी अचानक से कुरुसुके का कॉल आता है यूचेन के पास। तो यूचेन बोलती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते हो। तभी हमारा कुरुसुके बोलता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो पास के पार्क वाले एरिया में आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद क्या, यूचेन दौड़ती हुई वहाँ से जाती है। उसके बाद उसके सामने उसके फ्रेंड आ जाते हैं और मीको भी मिलती है। तो वो मीको को बोलती है कि मैं कुरुसुके से मिलने जा रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी लाइफ में। तो हमारी मीको बोलती है नहीं, लाइफ में मुझे तुम्हारे लव से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जा सकती हो यहाँ से। तो वैसे ही हमारी यूचेन दौड़ती हुई जाती है। सारे दोस्त देखते हैं और खुश होते हैं। इधर दिखाया जाता है कि यूचेन बहुत ज़्यादा भागती है और अपने साथ हुए अच्छे मोमेंट को याद करती रहती है जो कि कुरुसुके ने किया था। उसके बाद वो पार्क में आती है, हर तरफ देखती है, कुरुसुके को बुलाती है, कुरुसुके नहीं रहता है। तभी अचानक से देखती है कि सामने से कुरुसुके आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम इतना ही ज़्यादा दौड़ क्यों लगा रही हो, क्या कोई विनर वाली गेम स्टार्ट है क्या। तो हमारी यूचेन बोलती है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे मिले तो यहाँ मिले। उसके बाद वो देखता है कि यूचेन वहाँ पर खड़ी रहती है, उसके पास आता है और बोलता है तुम्हें मालूम है ना तुम मेरी हो, तो तुमने क्या सोचा है, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। उसके आंसर में हमारी यूचेन बोलती है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती हूँ, जाओ मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। ये बात सुन कुरुसुके बोलते हैं हाँ तुम पागल हो गई हो क्या, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मालूम है ना तुमने मेरे प्यार के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम्हें मालूम है तुम यहाँ से दौड़ते हुए आ रही हो। यूचेन उसकी बात ही नहीं सुनती और जाती है, उससे हक कर लेती है, बोलती है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहूंगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया, ओ माय गॉड मैं कितना दौड़ी हूँ, तुम्हें मालूम है मेरे पैरों में दर्द हो रही है, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम मुझे फाइनली मिल गए हो। ये बात सुनकर हमारा जो कुरुसुके होता है बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वो इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो हमारी क्यों बोलती क्या तुम शर्मा रहे हो क्या, तो कुरुसुके बोलता नहीं मैं शर्माता नहीं हूँ और वहां से जाने लगता है। तभी हमारी यूचेन आती है और पीछे से बोलती है तुम कुरुसुके अपने पुराने अवतार में आता है, बोलता है तुम नहीं मानोगी तो क्या मैं तुम्हें किस कर लूं, तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं पुराना वाला ही हूँ। तो हमारी यूचेन बोलती है तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे नए वाले कुरुसुके हो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लो मुझे किस कर लो, मुझे मंजूर है। उसके बाद वहां से कुरुसुके जाने लगता है।
तभी हमारी यूचैन दौड़ते हुए आती है और उसे पकड़ लेती है और बोलती है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे अंदाज में किस करती हूँ। उसके बाद वो उसके गर्दन को ऊपर करके उसे किस करने लगती है। इस किस को हमारा कोरोसुके भी रिजेक्ट नहीं करता है, वो दोनों आपस में किस करते रहते हैं। तभी कोरोसुके भी उसे किस करने लगता है। ये किसिंग सीन चलता है। उसके बाद कोरोसुके बोलता है तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? तो यूचैन बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो सीखना बनता ही है। उसके बाद कोरोसुके उसे गोद में उठा लेता है और किस करने लगता है। बोलता है ओ माय गॉड फाइनली तुम मुझे मिल गई हो। यहाँ पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। रोती रहती है। तभी एक बच्चों से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो क्या बोलती है कि हम दोनों क्या रोमियो और जूलियट की तरह अपनी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते हैं। तभी वो लड़का उसको की देता है और बोलता है ठीक है ये की तुम अपने पास रखो, इसका लॉक मेरे पास है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब तुम इस की से इस लॉक को खोलना। उस वक्त हम बड़े रहेंगे, यंग रहेंगे, उस वक्त मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बिल्कुल रोमियो और जूलियट की तरह हमारी लाइफ भी गुजरेगी। वो उसका फेस देखने ही वाला रहता है। तभी उसे कोई यंग मास्टर बोलते ही रहता है। वो बच्चा बस उसकी लड़की का फेस देखने ही वाला रहता है। तभी अचानक से उसके सामने अंकल का फेस आ जाता है। वो नींद से उठकर चिल्लाने लगता है। हमारी मूवी का मेन लीड रहता है जिसका नाम राको रहता है। वो उस लड़की को हमेशा रोज अपने ड्रीम में देखता रहता है। अंकल बोलते हैं चलो उठो, तुम लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तो राको बोलता है अंकल आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे उसका चेहरा नहीं देखने देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा राको स्कूल के लिए निकलता है। सारे लोग उसे याकुजा ग्रुप यंग मास्टर कहते हैं। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलता प्लीज मुझे कोई लीडर मत बनाओ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दो। मैं तुम लोग की तरह मारपीट नहीं करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहता हूँ। तभी अंकल बोलते हैं तुम जानते हो ना तुम हमारे याकुजा ग्रुप के यंग मास्टर हो। तभी राको के ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो बोलते हैं क्या शोर मचा रहे हो? तभी वो बोलते हैं राको स्कूल से आज तुम जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज भूलना नहीं, जल्दी आना है स्कूल से। राको बोलते हैं ठीक है मैं जल्दी आऊंगा। इधर दिखाया जाता है कि सारे बच्चे राको से डरते रहते हैं क्योंकि उसके पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड रहते हैं। उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। वो भी एक सिंपल लाइफ गुजारना चाहता है लेकिन क्या करे उसकी फैमिली वाले उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो याकुजा का ग्रुप यंग मास्टर रहता है। वो लोग उसे जरा देर के लिए भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तभी वो कुछ ना कुछ बहाना बना के उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है। वो लोग चले जाते हैं वहां से तो वो वहां से दौड़ता हुआ भागता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। वो कहता है चलो अच्छा है मैं अकेले जाऊंगा। उसके बाद स्कूल पहुंचने में उसको टाइम हो जाता है जिसकी वजह से गेट बंद होने वाला रहता है। तभी हमारा राकू जंप करके कैसे भी करके गेट को पार कर लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। फाइनली चलो मैं लेट तो नहीं हुआ, सेफली पहुंच तो गया हूँ। इधर दिखाया जाता है हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम चिटोगी रहता है। वो अचानक से गेट के ऊपर से छलांग मारते हुए आती है और राकू को सामने देखकर वो बोलती है कि हट जाओ, लेकिन उससे पहले वो हटता देर हो चुकी थी। वो उसे हिट कर देती है जिसकी वजह से उसके गले का लॉकेट निकल कर गिर जाता है। तभी हमारी चिटोगी बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना हट जाओ क्योंकि मैं लेट हो रही थी स्कूल के लिए, ओके बाय। वहां से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है राकू को जोर से लग जाती है। बाद में उसको याद आता है कि मेरा लॉकेट कहाँ है। वो अपना लॉकेट ढूंढने लगता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब उस लड़की से कैसे मिलूंगा। उसके बाद वो परेशान होता ही रहता है। तभी दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे उसका लॉकेट देती है। वो कोई और नहीं कोसाकी रहती है जिसे इस प्रेजेंट टाइम में हमारी मूवी का हीरो राकू बहुत ज्यादा प्यार करता है। कोसाकी को अपने सामने देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और लॉकेट के लिए थैंक्स बोलता है। तभी उसके फ्रेंड बोलते हैं कोसाकी चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो वो बोलती है ठीक है ओके बाय, मेरी स्कूल का टाइम हो गया। राकू बहुत ज्यादा खुश होता रहता है। नेक्स्ट सीन क्लास में दिखाया जाता है कि हमारा राकू बैठा रहता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कोसाकी पर रहता है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और वो बताती है कि हमारे स्कूल में एक नई बच्ची का ट्रांसफर हुआ है। वो आती है, बच्ची अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम चिटोगी रहता है। बोलती है कि मेरी मॉम जापान से थी और फादर अफ्रीकन, इसलिए मैं ऐसी हूँ, मुझे दोनों लैंग्वेजेस आती है। तभी हमारे राकू को कुछ डाउट होता है तो वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे मॉर्निंग में हिट किया था। वो आकर बोलता है तुम शैतान लड़की, तुम्हें मालूम है तुमने मुझे कितनी जोर से हिट किया था, अभी तक पेन हो रहा है। अगर मेरा लॉकेट घूम जाता या मेरी नींद टूट जाती तो तुम क्या मुझे भर के देती। उससे फाइट करने लगता है और फाइट में वो उसे गोरिल्ला बोल देता है जिस पर चिटोगी का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़ती है और जोर की
पंच मारकर वॉल पे चिपका देती है और बोलती है, आइंदा अगर मुझे गोरिल्ला बोला ना तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा कर दूंगी। राकू की तो सिटी पिटी गुल हो जाती है, वो कुछ बोलता ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कुछ बोल पाए। इतनी जोर की पंच मारती है चटोगी, वो वहीं पर बैठा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चटोगी बोलती है, देखा गोरिल्ला बोलने का अंजाम। ग्रैंडफादर ने जैसे कहा था कि तुम जल्दी आना स्कूल से, तो हमारा राकू स्कूल से जल्दी आ जाता है। तो ग्रैंडपा उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि जैसा एक हमारा यूकुसा ग्रुप है, वैसे सेम एक और ग्रुप है जिसके बीच हम दोनों की हमेशा फाइट होती रहती है। हमारे दादा परदादा के जमाने से ही फाइट होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये फाइट आगे जनरेशन में जाए, जो कि तुम मेरे पोते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम भी मारपीट करो। मैं चाहता हूँ तुम अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। तभी वो कुछ लोगों को दिखाते हैं जिनकी हड्डी पसली टूटी हुई थी। राकू उनको देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ इनको। तो उन पर बोलते हैं कि हमारे और उनके बीच फाइट हुई, फाइट में ये हालत हो गई इन लोग की। तभी हमारा राकू सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी इसी तरह अपने प्यार को साकी को खो दूंगा कहीं। तो इस डर से वो अपने दादाजी से बोलता है कि क्या इसका कोई सलूशन नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ सलूशन है, तुम्हें जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, चटोगी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहती है। तभी वहाँ पर वो राकू को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करती, बोलती है तुम यहाँ पर। तभी दादा बोलते, तुम्हें मालूम है तुम्हें इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी, तुम एक दूसरे से लव करोगे, जिसकी वजह से हम दोनों की फैमिलीज में जो झगड़ा और लड़ाई है वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी बाहर बम की आवाज़ सुनाई देती है। राकू और चटोगी दोनों बाहर जाते हैं। दोनों लोग देखते हैं जैसे कि ग्रैंडपा ने बताया था कि हमारे फैमिली के बीच दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, उसे लव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए तुम दोनों की शादी करना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि दोनों अंकल लड़ाई फाइट के लिए रेडी रहते हैं। तभी चटोगी के पापा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि फाइट वगैरह बंद कर दो, अब हम दोनों फैमिलीज एक होने वाले हैं। ये सुनकर हमारी चटोगी और राकू का तो बुरा हाल हो जाता है, साथ ही वहाँ के लोगों का भी। वो लोग बोलते नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, चटोगी को एक्टिंग करनी पड़ती है और राकू को भी। वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अंकल बोलते हैं, क्या तुम सच में डेट कर रही हो चटोगी, जिसे प्रिंसेस कहते हैं। वो बोलती है, हाँ मैं डेट कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राकू सोकर उठा ही रहता है, उसके सामने फौरन चटोगी आ जाती है और बोलती है चलो डेट पे चलते हैं। ये सुनकर राकू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या। तभी हमारी चटोगी आती है और उसे एक पंच मारती है, बोलती है कुछ भी बोलने से पहले आजू बाजू में देख लिया करो, देखो मेरे अंकल पीछा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और उनकी सेक्रेटरी भी है, वो देखना चाहते हैं क्या सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं डेट पे। ना चाहते हुए भी हमारे राकू को जाना पड़ता है। वो देखता है कि उसके आसपास उसके फैमिली के मेंबर्स उसका पीछा करते रहते हैं। वो बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ, एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी वो देखता है कि उस आके उसे खाना खिला रही है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि चटोगी अपना ही खाए जा रही है। वो बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा नहीं खिला सकती हो, और बताओ हमें कब तक ये नाटक करना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तभी चटोगी बोलती है, पीछे देखो मेरे अंकल तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तभी वो सोचने लगता है कि अगर मैंने मना किया तो दोनों फैमिलीज के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं अपने कोसाकी को खो दूंगा। वो नहीं चाहता था कि मैं कोसाकी को खोऊं, इसलिए वो एग्री हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं चलो मूवी देखते हैं। दोनों अलग अलग मूवी चुनते हैं। दोनों अपनी अपनी मूवी के लिए फाइट करते हैं कि नहीं ये देखेंगे, नहीं ये देखेंगे। फाइनली दोनों एक मूवी चुनते हैं जो कि एक लव स्टोरी रहती है। दोनों नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन देखने के लिए चले जाते हैं थिएटर में। तभी देखते हैं राकू के वहाँ पर दोनों फैमिलीज के मेंबर आए हुए रहते हैं और वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी मूवी में किस सीन दिखाया जाता है, राकू के जो फैमिली वाले रहते हैं अंकल, वो बोलते हैं कि तुम भी तो किस कर सकते हो। वो उनकी बातों में आ जाता है और चटोगी को किस करने वाला रहता है। चटोगी रुक जाती है, बोलती तुम क्या कर रहे हो। वो उसे एक जोरदार पंच मारती है, बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की। उसके बाद दिखाया जाता है कि राकू और चटोगी दोनों जाते रहते हैं। तभी कुछ लड़के आकर चटोगी को छेड़ने लगते हैं। राकू बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। चटोगी उन्हें मारने वाली रहती है। राकू उसका हाथ पकड़कर वहां से लेके जाता है। इधर अंकल को दिखाया जाता है। अंकल उनके सेक्रेटरी उन लड़कों को तो खूब मजा चखाते हैं, उनकी हड्डी पसली कर देते। क्योंकि बोलती है तुमने मुझे मारने क्यों नहीं दिया, वो लोग इतनी बुरी हरकतें कर रहे थे। तभी राकू बोलता है अगर तुम भी फाइट करने लगी तो हमारी फैमिलीज के बीच और हमारे बीच क्या फर्क रह जाएगा।
चटोरी बोलती है तुम सही कह रहे हो, ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है जाने से पहले तुम भी जरा एक बार देख लिया करो, मेरी फैमिली वाले भी पीछा कर रहे हैं। तभी चटोरी देखती है कि वो लोग भेस बदल कर उन लोग का पीछा करते रहते हैं। फिर क्या दोनों अपनी अपनी एक्टिंग में आ जाते हैं और एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि शुक्र है हमारे स्कूल वालों को नहीं मालूम पड़ा है कि हम दोनों लव कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल में भी ये खबर वायरल हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये बात सुन के कोसाकी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, राकू तो पहले इनकार करने लगता है। तभी हमारी चटोगी बोलती है सामने देखो अंकल है। वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो एग्री हो जाता है ना चाहते हुए भी, बोलता है हाँ हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत जल्द शादी करने वाले रहते हैं और डांस करने लगता है। बोलता है हम लोग कपल है ना, एकदम स्वीट कपल। तभी हमारी कोसाकी खड़ी होती है और उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बात सुनकर राकू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मालूम भी है ना, और उदास हो जाता है। में दिखाया जाता है चटोगी और राकू दोनों टेरेस पर रहते हैं। तभी चटोगी उठती है, बोलती है ये कब ख़त्म होएगा। तभी राकू बोलता है हाँ मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम जानती हो ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये नाटक कि ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगा, तुम समझ रही हो ना। तभी वहाँ से हमारी चटोगी बोलती है हाँ मैं समझ रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, बोलती ठीक है अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो हमारा राकू बोलता है ठीक है लेकिन मेरे लव के बारे में किसी को बताना नहीं, तुम्हें भी नहीं मालूम है कि मेरा लव कौन है। इधर दिखाया जाता है कि क्लासरूम में सारी लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करती रहती हैं, लेकिन हमारी चटोगी को एकदम रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है, उसे कोई भी अच्छा नहीं मिलता है। वो भी नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। बास्केटबॉल का मैच होता है, उसमें भी उसके अंकल की सेक्रेटरी आकर उसे खेलने नहीं देती हैं, बोलती है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तभी दिखाया जाता है चटोगी जाती रहती है, क्लास का एक लड़का आता है और उसे प्रपोज करता है। ये देखकर अंकल आते हैं और उसे उठा लेते हैं हमें में और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिंसेस को प्रपोज करने की। वो उनसे सॉरी बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तभी लड़कियां देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि इसके अंकल तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे दूर ही रहो तो बेटर रहेगा। राकू पास ही में खड़ा रहता है, वो सारी चीज़ें देख लेता है, बोलता है इसका भी वही हाल है जो मेरा हाल है, बचपन में मैं भी छोटा था, मेरी फैमिली वाले भी मुझे बहुत स्पेशल मानते हैं, आज भी मानते हैं, जिसकी वजह से मैंने कभी दोस्त नहीं बना पाया। इधर दिखाया जाता है वो जाता है तो हमारी चटोगी अपने सारे फ्रेंड्स की लिस्ट बनाती रहती है। तभी वहाँ पर हमारा राकू आ जाता है, बोलता है क्या कर रही हो। चटोगी बोलती कुछ नहीं। राकू उसे एक फाइल देता है, बोलता है इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं इन सबकी डिटेल है, अपनी क्लास वालों की भी है, तो तुम इसमें से ले सकती हो। तो हमारी चटोगी बोलती है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। राकू बोलता है तुम्हें फ्रेंड नहीं बनाना है। इस बात पे चटोगी एग्री हो जाती है और बताती है ठीक है तुम मुझे बताओ। उसके बाद नेक्स्ट डे वो डायरी स्कूल में सारे बच्चों के हाथ लग जाती है। वो अपनी अपनी डिटेल्स देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं कि आखिर ये हमारी डिटेल्स क्यों लिख रही है, कि हमें ये पिटवाने वाली है अपने अंकल से। सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी हमारा राकू जाता है वो डायरी छीनने के लिए, लेकिन उससे पहले गुस्सा के वो डायरी छीनने लगती है। तभी वो डायरी नीचे गिर जाती है और हमारी चटोगी उसे उठाने के लिए जाती है। कुसाकी उससे पहले उठा लेती है और वो देखती है कि उसकी भी डिटेल्स रहती है। वो बोलती है तुमने मेरी डिटेल्स बहुत कम लिखी है, कोई बात नहीं मैं इसमें और ऐड कर दूँगी, अगर तुम फ्रेंड मुझे बनाना चाहती हो तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और वो उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करने लगती है, बोलती है तुमने ये मिसिंग कर दिया है। उसके बाद दिखाया जाता है चटोगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ ही साथ राकू भी खुश हो जाता है। रात में हमारी चटोगी वो डायरी पढ़ती रहती है कि मेरे पास कितने फ्रेंड्स बने हैं, फाइनली चलो मेरे फ्रेंड्स तो बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा राकू देखता है रहता है कुसाकी को कि ये कितनी अच्छी है, सभी के साथ घुल मिल के रहती है। तभी टीचर इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक नई लड़की का ट्रांसफ़र हुआ है, तुम मिलना चाहोगे। उसके बाद वो नई लड़की आती है, सारे लोग देखकर बॉयज़ तो एकदम पिघल जाते हैं, बोलते हैं कितनी खूबसूरत लड़की है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मेरा नाम मरीका है, मैं यहाँ पे न्यू हूँ। टीचर एक लेडी को देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं इनके लिए ही यहाँ पर आई हूँ। टीचर कुछ नहीं बोलते हैं। तभी हमारी जो मरीका रहती है उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है, वो खुश हो जाती है, दौड़ते हुए जाती है उसे हक करने के लिए। क्लास का एक लड़का खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि वो मेरे पास आ रही है। तभी वो जाकर राकू को हक कर लेती है। वो बोलती है सीधा कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर दोनों लड़कियां शॉक में हो जाती है। मरीका बोलती है तुम्हें मालूम है मेरे पास सिर्फ तुम्हारे नाम के अलावा कुछ नहीं था, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, फाइनली तुम मुझे अब मिल गए हो। तभी राकू की नज़र उसके लॉकेट पे जाती है, वो समझता है कि मेरा दिया हुआ लॉकेट इसके पास है, मतलब यही मेरी फ्यूचर वाली गर्लफ्रेंड है।
अंकल की सेक्रेटरी उनसे देखती रहती है। तभी चटोकी बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ ही दिनों में हम लोग शादी भी करने वाले हैं। मलिका बोलती है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें मालूम भी है? तभी राघु की नज़र उसके अंकल की सेक्रेटरी पर पड़ जाती है। वो फौरन बोलता है, हाँ मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। तभी अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे तुमसे मिलना है। राघु मिलने के लिए उनसे रूम पर जाता है। तभी वो अंकल आते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को धोखा देने के लिए? हमारी चटोकी देखती ही रहती है। तभी राघु बोल देता है, क्यों, मेरा दिल नहीं है, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैं हूँ, मैं किसी से भी प्यार करूँ, चाहे चटोकी से चाहे किसी और से। तभी अंकल बोलते, तुम्हारा ये फाइनल डिसीजन है, और गन लेकर उस पर शूट करने लगते हैं। राघु भागने लगता है, इधर उधर भागता है। अंकल शूट पे शूट किए जाते हैं, जिसकी वजह से राघु का पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा पूल में गिर जाता है। अंकल भी साथ में चले जाते हैं पूल में और दिखाया जाता है कि अंकल तो निकल जाते हैं लेकिन राघु पूल में ही रह जाता है। अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। वहां पर चटोकी आ जाती है, राघु को डूबता हुआ देखती है। वो फौरन पानी में जंप कर लेती है और राघु को बचाने के लिए वहां पर उसके पास चली जाती है। नीचे भी दिखाया जाता है राघु पानी में रहने की वजह से बेहोश हो जाता है। चटोकी उन्हें उसे बचाकर घर लेकर आती है, उसके कपड़े चेंज करती है। तभी राघु बोलता है, ये कपड़े तुमने चेंज किए हैं? तो चटोकी बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो कर ही सकती हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तभी वो उसे लॉकेट देती है, बोलती है, पानी में गिरने की वजह से ये लॉकेट तुमसे छूट गया था, ये मैंने तुम्हें रिटर्न कर दिया है क्योंकि तुम्हारा लव है ना इसमें है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं, दोनों बातें करते रहते हैं। तभी हमारी मलिका उन लोगों का पीछा करती है और बोलती है, कुछ भी हो जाए मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इधर दिखाया जाता है एक लड़की वही लॉकेट एक बॉक्स में रख के बंद करती है, उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। इधर दोनों फैमिली इसके मेंबर आए हुए रहते हैं। तभी वहां पर मलिका आ जाती है और वो सीधा दौड़ते हुए राघु के पास जाकर उसे हक कर लेती है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, बट उस वक्त वो लोग कुछ बोलते नहीं। तभी वहां पर हमारी कुसाकी भी आ जाती है। ये देखकर राघु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरी कुसाकी आ रही है। चारों फ्रेंड्स मिलकर स्टडी करते रहते हैं, सब लोग को इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन हमारी चटोकी को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, तो वो बताती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? कुसाकी बोलती है, नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं तुम लोग के साथ शेयर कर सकूं। तभी राघु की नजर उस लॉकेट पे जाती है। वो देखता है कि वो की वाला लॉकेट नहीं है, ये तो कोई और है। तो वो समझ जाता है कि ये मेरी वाली गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद राघु और चटोकी दोनों बाहर आकर बातें करते रहते हैं और वो जाता है एक कमरे का दरवाजा खोलता है। तभी उसके अंकल आकर उन लोगों को उस कमरे में बंद कर देते हैं, बोलते हैं यही तुम्हारे लिए बेटर होगा, अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। में बहुत ज्यादा अंधेरा रहने की वजह से चटोकी बहुत ज्यादा डर जाती है और आकर राघु को पकड़ लेती है, बोलती है प्लीज मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी राघु बोलता है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना। तभी अंकल दरवाजा तोड़ देते हैं और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर अंकल तो ऐसा शॉक में आ जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होते ही उनकी सेक्रेटरी आती है और उन्हें लेकर वहां से जाती है। कुसाकी और मलिका दोनों को ऐसी हालत में देख लेते हैं, वो लोग को गलतफहमी हो जाती है, वो वहां से चले जाते हैं। तभी हमारा राघु बोलता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इधर दिखाया जाता है वो लॉकेट वाली लड़की कोई और नहीं कुसाकी रहती है और वो बोलती है, तुम इतना जल्दी मुझे भूल जाओगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। कुसाकी के पास उन दोनों की बचपन की फोटोज भी थी, वो उसे देखकर रोती रहती है। इधर सीन दिखाया जाता है क्लास में एक ड्रामा प्रेजेंट करना रहता है, तो क्लास मॉनिटर बोलता है कि किसी को आइडिया है कि हम कौन सा ड्रामा प्रेजेंट कर सकते हैं। तभी कुसाकी बोलती है, हाँ मुझे मालूम है। क्लास मॉनिटर बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ, कुसाकी हमें कुछ ड्रामा बताएगी। तभी कुसाकी बोलती है कि अगर हम रोमियो और जूलियट का करें तो कैसा रहेगा। तभी हमारे राघु को उसके बचपन की यादें आने लगती है कि कैसे उसने एक लड़की से प्रॉमिस किया था शादी के लिए। उसके बाद क्लास मॉनिटर बोलता है, हाँ ये अच्छा है, कुसाकी राघु को याद दिलवाना चाहती थी इसलिए वो ऐसा कहती है। कुसाकी बोलती है, अगर हम जूलियट और रोमियो की लव स्टोरी का ड्रामा प्रेजेंट करें तो कैसा रहेगा। सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो ड्रामे को एक्सप्लेन करती है कि इस स्टोरी में आखिर बताया क्या जाता है। वो बताती है कि इस ड्रामे में जूलियट और रोमियो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी रोमियो को पता चलता है कि जूलियट मर चुकी है, तो वो उसके पास जाता है, वो उसे जगाता है, बट वो नहीं उठती है, तो वो खुद ही जहर पीकर वहाँ पर मर जाता है। और जब जूलियट को होश आता है तो वो उठकर देखती है तो रोमियो मर चुका होता है। तो वो सोचती है अब मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी, वो अपने आप को चाकू से मार लेती है। ये स्टोरी सुनते ही क्लास मॉनिटर की तो सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो बोलता है ये ड्रामा फाइनल है, यही ड्रामा हम प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद रोल डिसाइड किया जाता है कि रोमियो और जूलियट का रोल कौन करेगा। तभी
हमारी कोसाकी हाथ ऊपर करती है, लेकिन उससे पहले के रोल के लिए हमारा राकू बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। सारे लोग एग्री हो जाते, बोलते हाँ ये बात तो सही है। क्लास मॉनिटर बोलता है चटोगी जूलियट के रोल के लिए बहुत परफेक्ट रहेगी। क्लास वाले बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हमारी मरिका बोलती है इस रोल के लिए तो मुझे भी चुन सकते हो। कोसाकी हाथ ऊपर करने ही वाली थी, लेकिन वो नहीं करती है। तभी यहाँ पे राकू बोलता है कि चटोगी तुम इस रोल के लिए तैयार नहीं हो ना। चटोगी बोलती है नहीं, इस रोल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें मुझे कितना ब्यूटीफुल स्कर्ट पहनने मिलेगा जो मैंने पहना नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी हमारा क्लास मॉनिटर बोलता है चलो डन, इसकी प्रैक्टिस हम कल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है सारे बच्चे ट्रिप पर बस के थ्रू जाते रहते हैं। तभी बस टर्न होती है और हमारा राकू अचानक से चटोगी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर मरिका उसके धक्का देती है, जिसकी वजह से राकू कोसाकी पर गिर जाता है और वो उसे सॉरी बोलता है। कोसाकी बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत खुश रहती है कि मेरी फैमिली का एक भी मेंबर यहाँ पर नहीं है। होटल पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसके अंकल और सेक्रेटरी तो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से पहुँचे हैं। उनका मज़ा ख़राब करने के लिए वो बोलती है आप लोगों को आने की क्या ज़रूरत थी। तभी अंकल आते हैं, राकू से बोलते हैं मेरी नज़र तुम पर रहेगी। इधर दिखाया जाता है कि राकू जहर पी लेता है और जहर पीने के बाद वो मर जाता है। तभी हमारी चटोगी उठती है और बोलती है तुमने सारा पॉइजन खुद ही पी लिया है, अब बताओ मैं कैसे मरूंगी। यहाँ रोमियो और ये बोलकर बोलती है ठीक है मेरे पास एक आइडिया, और नकली चाकू लेकर अपने आप को मार लेती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट बैठे रहते हैं, बोलते हैं कट कट तुम लोग क्या कर रहे हो, सच में तुम लोग क्या सच्चे लवर हो, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, तुम लोग रोल अच्छे से नहीं कर रहे हो। तभी वहाँ पर मनिका आ जाती है, बोलती है मैंने कहा था ना इस रोल के लिए मैं परफेक्ट हूँ, तो मुझे लग सकते हो इस रोल के लिए। वो मना करता है तो उसे धमकाने लगती है, बोलती है तुमने क्या कहा। इधर दिखाया जाता है कि हमारी कोसाकी पुराने वाले अवतार में रहती है और ड्राइंग करती रहती है। रात हो जाती है, सबको दिखाया जाता है कि सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ हॉरन ड्रेस वेयर करते हैं, क्योंकि पार्टनर कोसाकी रहती है। तभी हम लोग देखते हैं कि सामने एक कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं। वो बोलती है मुझे डर लगता है। तो हमारा राकू बोलता है क्या तुम्हें भी डर लग रहा है। कोसाकी बोलती है ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो राकू बोलता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो कोसाकी उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी क्लास का स्टूडेंट आता है और बताता है कि चटोगी मिल नहीं रही है, वो कहीं चली गई है। तभी कोसाकी को याद आता है कि चटोगी को अंधेरे से डर लगता है, वो फौरन वहाँ से चला जाता है। कोसाकी बोलती है वो बस मेरा हाथ ही पकड़ने वाला था और चटोगी की वजह से वो चला गया। राकू को दिखाया जाता है वो चटोगी को ढूंढता रहता है। इधर अंकल और उनकी सेक्रेटरी भी आते रहते हैं। तभी वो देखकर अचानक से डर जाते हैं कि बियर किसी का खून पी रहा है, वो डर जाते हैं। तभी वो कोई और नहीं हमारी मोरिका रहती है जो कि कॉस्ट्यूम पहनी रहती है। इधर फाइनली राकू को चटोगी मिल जाती है तो वो उससे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चटोगी बोलती है तुम्हें मालूम है मुझे अंधेरे से डर लगता है। राकू बोलता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चलो यहाँ से चलते हैं। राकू अपने हाथों को देखता रहता है, बोलता है बस मेरी कोसाकी पकड़ने ही वाली थी। इधर दिखाया जाता है अंकल गर्ल्स बॉयज के बाथरूम का बोर्ड चेंज कर देते हैं, जिससे कि राकू को पता नहीं चल पाता कि वो गर्ल्स वाले बाथरूम में चला गया है। उसके बाद अंकल बोलते हैं मजा आएगा। राकू बात लेते रहता है। तभी वहाँ पर चटोगी को देख कर शॉक हो जाता है कि ये बॉयज वाले बाथरूम में क्या कर रही है। हमारी चटोगी भी शॉक में हो जाती है कि ये वोमेंस वाले बाथरूम में क्या कर रहे हो। बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं तो यहाँ बात लेने के लिए आया था, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी वो उसे बताती है कि ये गर्ल्स का है। तो वो जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को छुपाने के चक्कर में उन दोनों की बॉडी एक दूसरे में टच हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को अजीब सा फील होता है। तभी गर्ल्स के आने की वजह से वो उसे पानी में डाल देती है और बोलती है नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, तुम लोग भी आ सकते हो। वो पानी के अंदर रहता है, उसकी सांस फूलने लगती है। तो उसके फ्रेंड को बहलाने के लिए वो बोलती है देखो वहाँ पर कुछ मैंने देखा है। उसके फ्रेंड्स देखने में बिजी हो जाते हैं और यहाँ पे राकू पानी से निकल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि चटोगी बैठी रहती है एक साइड में और सोचती रहती है जब उसकी बॉडी टच हुई थी राकू से। तभी वहाँ पर राकू आ जाता है, बोलता है तुम इतने रात गए यहाँ पे क्या कर रही हो। चटोगी बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठी हूँ, मुझे जरा सा कुछ अच्छा लग रहा था इसीलिए यहाँ पे बैठी थी। तभी दिखाया जाता है कि मोरिका आती है कोसाकी के पास और बोलती है ये लॉकेट तो बहुत अच्छा है, तुम्हें किसने मिला है, क्या तुम्हें से कोई लव करता है या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो कोसाकी बोलती है थोड़ा रुको तो सही, मैं बता रही हूँ। तभी वहाँ पर हमारी चटोगी आ जाती है और सारी बात सुन लेती है कि जब कोसाकी 12 साल की थी तब किसी बच्चे ने उसको ये लॉकेट दिया था और बोला था कि ये की लॉकेट तुम्हारे पास है और लॉकेट किसी और के पास है। तभी हमारी चटोगी समझ जाती है कि ये वो लॉकेट तो किसी और के पास नहीं राकू के पास ही है। वो बहुत उदास होती है, वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे बताया जाता है कि दोनों फ्रेंड्स बैठकर अपनी अपनी चैटिंग करते रहते हैं। तभी वो बोलती है कि देखो ये जूलियट का ड्रेस है, कितना बेटर है ना।
वेयर करोगी बहुत अच्छी लगोगी। तभी हमारी चटोगी बोलती है हाँ अच्छा तो लगेगा। फिर वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे कुछ पास्ट में हुआ है। वो बता देती है। उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि ट्रिप से वापस आते रहते हैं तो राकू पूछता है कि तुमने चटोगी को देखा है। तो वो बताता है चटोगी तो पहले अपने पेरेंट्स के साथ निकल चुकी है। ये जो चटोगी बहुत ज़्यादा रोती रहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे लव करने लगी थी। चटोगी आके क्लास में अनाउंस करती है कि सॉरी मैं जूलियट के रोल के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे पसंद नहीं है इसकी स्टोरी। उसके बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट बोलते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम है ना। तभी हमारी मोरिका आ जाती है, बोलती है अच्छा ना कोई बात नहीं, मुझे चुन लो, मैं इसके लिए बहुत परफेक्ट हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है नहीं, इसके लिए मैं चाहूँगी कि कुसाकी रोल प्ले करे, कुसाकी बहुत अच्छी है। तो ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सारे लोग बोलते हैं इसे क्या हो गया। तभी हमारा राकू जाता है उसके पीछे और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तुमने इस रोल के लिए मना क्यों कर दिया, तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी चटोगी बोलती है कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जो करना चाहूँ करूँ, इसमें तुम प्लीज़ इंटरफेयर मत करो और मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। तभी राकू उस पर चिल्लाने लगता है ये तुम क्या कर रही हो। चटोगी उसे एक स्लैप देती है और बोलती है चुप रहो, ये मेरी लाइफ है, और वहाँ से चली जाती है। वो बोलता है क्या हुआ, आज ये पागल हो गई है क्या। उसके बाद वो अपने डैड के पास आती है और बोलती है मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है कि एक्चुअल में चटोगी अपने डैड से क्या बात करती है। नेक्स्ट सीन में बताएंगे हम कि क्या बात है। इधर दिखाया जाता है कि हमारी कुसाकी रेडी होती रहती है जूलियट के रोल के लिए। तभी वहाँ पर चटोगी आ जाती है और चटोगी आती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि मैं और राकू एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बस हमारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों को नाटक करना पड़ा। दोनों बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ पे मोरिका आ जाती है। मोरिका उन लोग की बोलती है क्या हुआ, तुम आ नहीं रहे हो, चलो जल्दी रेडी होकर आ जाओ। तभी हमारी चटोगी बोलती है तुम्हें मालूम है तुम्हें जिस लड़के की तलाश है वो कौन है, और सच्चाई बता देती है कि वो कोई और नहीं राकू है। इसकी के लॉक का सेकेंड पार्ट किसी और के पास नहीं, राकू के पास है। तो सीन में दिखाया जाता है दोनों अपनी अपनी स्क्रिप्ट को याद करते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से हमारी जो कुसाकी रहती है उसके ऊपर सीढ़ी गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अब उस ड्रामे का पार्ट नहीं बन सकती। राकू ड्राइवर उसकी हेल्प के लिए जाता है। तो दिखाया जाता है चटोगी बाहर आती रहती है। तभी वो देखती है कि सारे लोग बहुत परेशान हैं। वो जाती है तो देखती है कि कुसाकी रोती रहती है। सारे लोग बोलते हैं अब क्या होगा, हमारी जूलियट की तबीयत खराब हो गई है, अब ये ड्रामा कैसे होगा। तभी सारे लोग बोलते हैं कि ये ड्रामा कोई नहीं अब चटोगी करेगी। चटोगी मना करती है, बोलती है नहीं मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। राकू और वहाँ के सारे लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, अगर तुम ये ड्रामा नहीं करोगी तो कैसा होगा। तभी वहाँ पे हमारी कुसाकी आ जाती है और रोते हुए बोलती है मेरी वजह से ये ड्रामा खराब नहीं होना चाहिए, प्लीज़ तुम मेरी जगह जूलियट का रोल प्ले कर लो प्लीज़। उसके रिक्वेस्ट करने पे हमारी चटोगी एक्सेप्ट कर लेती है और मान जाती है। वो नहीं चाहती है कि कुसाकी इतना ज़्यादा रोए, तो वो एग्री हो जाती है और बोलती है प्लीज़ तुम रो मत, मैं पार्टिसिपेट करूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि सारे लोग आकर जमा हो जाते हैं ड्रामा देखने के लिए। ड्रामा स्टार्ट होता है जिसमें हमारी चटोगी जूलियट का रोल प्ले करती है और रोमियो रोमियो चिल्लाती है और हमारा राकू वो रोमियो का रोल प्रेजेंट करता है। दोनों बहुत ही अच्छे से अपना अपना रोल प्रेजेंट करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कुसाकी उन लोगों को देखती है और बोलती है इसकी जगह भी मैं होती। तभी हमारी चटोगी अपना कुछ बोलने में मिस्टेक कर देती है। तो राकू बोलते हैं हाँ ये तुम क्या कर रही हो, ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं है जो तुम बोल रही हो। सारे लोग देखते हैं, बोलते हैं ये कैसा रोमियो और जूलियट का है। फिर भी जैसा तैसा करके राकू कैसे भी हैंडल कर लेता है और ड्रामा आगे बढ़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है जिसमें रोमियो और जूलियट एक दूसरे को प्रपोज करते रहते हैं। तो रोमियो जो कि हमारा राकू रहता है वो अपने पास में हुए सारे मोमेंट्स को याद करता है और उसे प्रपोज करता है, बोलता है आई लव यू, तो मुझे अपने लाइफ का पार्टनर बना सकती हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चटोगी एक प्रिटी से ब्राइडल लुक में रहती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो सोचती है कि मैं राकू को किसी भी तरह खोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो किसी और से प्यार करता है तो फिर मैं उसे सारी सच्चाई बताना ही ज़रूरी समझूंगी। पास में ही खड़ी कुसाकी ये सब देखती रहती है। सीन दिखाया जाता है कि चटोगी जहर पीती है और जहर पी के मर जाती है। वहाँ पर जूलियट आता है जो कि हमारा राकू रहता है। वो बोलता है ये क्या किया तुमने, अपने आप को मार लिया, मुझे मेरा प्यार भी नहीं नसीब हुआ। तो वो भी जहर पीने लगता है। तभी हमारी चटोगी आके वो जहर छीन लेती है, बोलती है चाहे रियल लाइफ हो या कोई भी हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में मरता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। और पूरी सच्चाई बता देती है कि कोई और नहीं कुसाकी वो लड़की है
जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके बाद जहर पीकर वो वहीं पर मरने का एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर हमारा राकू आ जाता है और वो ड्रामे को आगे बढ़ाता है और वहाँ पर पड़ी हुई नाइफ से अपने आप को मार लेता है। और यहाँ पर रोमियो और जूलियट की स्टोरी का एंड हो जाता है। सारे लोग ऑडियंस को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि ये रोमियो और जूलियट की स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इधर दिखाया जाता है कि इस ड्रामे के थ्रू कोसाकी समझ जाती है कि अब राकू और छोटोकी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो उनकी लाइफ से जाना ही बेटर समझती है, बट बताती नहीं है। तभी छोटोकी वहाँ से जाने लगती है। राकू बोलता है मुझे कुछ कहना है, बट फिर भी छोटोकी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है राकू दौड़ते हुए टेरेस पर जाता है। टेरेस पे सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है क्योंकि वहाँ पर कोसाकी खड़ी हुई रहती है, जो कि हमारी छोटोकी ने सच्चाई बता दिया था कि कोई और नहीं वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो। ये सब बताने के बाद छोटोकी वहाँ से चली जाती है तो कोसाकी उससे लॉकेट मांगती है, तो वो उसे लॉकेट देने के लिए एग्री हो जाता है। कोसाकी के पास जो की वाला लॉकेट रहता है उससे वो लॉक को खोलती है और उसमें कुछ और नहीं 2 रिंग्स रहती है, जिन्हें देखकर हमारी कोसाकी तो खुश हो जाती है। एक रिंग वो राकू को देती है और दूसरी बोलती है मैं रखूंगी। तभी हमारा राकू सच्चाई बता देता है कि मैं तुमसे नहीं प्यार करता हूँ, मैं छोटोकी से बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। टीचर से पूछता है कि छोटोकी कहाँ है। टीचर बताती है कि छोटोकी तो अपने पेरेंट्स के साथ निकल चुकी है न्यूयॉर्क के लिए, वो वापस जा रही है। तभी हमारा कोसाकी दौड़ते हुए एक कार के पास जाता और खड़ा हो जाता है, बट उस कार में छोटोकी नहीं रहती। कोई उसे ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाता है तो रास्ते में हमारी जो मरिका रहती है वो उसे मिल जाती है। बोलती है तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हम लोग कहीं घूमने चले बाहर, अच्छा लगेगा। तो हमारा राकू बोलता है नहीं इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट में हूँ, सॉरी मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और वहाँ से छोटोकी को ढूंढने के लिए वो चला जाता है। इधर दिखाया जाता है दोनों फैमिली एक दूसरे में से लड़ने वाले रहते हैं। तभी हमारा राकू आ जाता है और बोलता है प्लीज लड़ाई झगड़ा बंद करो, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे बता दो कि छोटोकी कहाँ है। और उसके कदमों में गिर जाता है और बोलता है प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज बता दो कि मेरी छोटोकी कहाँ है। तो वो जो सेक्रेटरी रहती है वो बता देती है कि ठीक है छोटोकी कहाँ है। वो वहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है अपनी छोटोकी को पाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो एयरपोर्ट पे आता है छोटोकी को ढूंढने के लिए। छोटोकी इधर एरोप्लेन में बैठी हुई रहती है जाने के लिए और वो उसके बारे में सोचती रहती है। इधर हर जगह छोटोकी को ढूंढता रहता है राकू, लेकिन छोटोकी नहीं मिलती है। उसके अंकल मिल जाते हैं। उसके अंकल बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमारा राकू बोलता है कि मैं छोटोकी को लेने के लिए आया हूँ और मैं किसी भी हाल में उसे लेकर जाऊंगा, मैं यहाँ से उसे नहीं जाने दूंगा। अंकल और राकू के बीच में फाइट भी होती है। अंकल बोलते बस तुम्हारे लिए इतना ही था, तुम मेरी प्रिंसेस को किसी भी हाल में पा नहीं सकते हो। तो हमारा राकू बोलता है नहीं मैं इस बार कुछ भी नहीं चाहता हूँ, ना आपसे फाइट करना ना ही कुछ और करना, मुझे बस मेरी छोटोकी चाहिए, मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। अंकल कर निकाल लेते हैं, बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने के लिए, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी भी हाल में मेरी प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तो हमारा राकू उनसे रिक्वेस्ट करता है, बोलता है अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आज मैं किसी भी हाल में मेरी छोटोकी को लेके जाऊँगा। अंकल वैसे ही गन से फायर करने वाले रहते हैं बट उसमें गोली नहीं रहती है। अंकल बोलते हैं मैं समझ गया तुम मेरी प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा लव करते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। और वो इन्हें एड्रेस बता देता है कि तुम्हारी छोटोकी इस वक्त प्लेन में है तो तुम जाकर वहीं पर उसे ले सकते हो। और ये बोलकर वहाँ से अंकल चले जाते हैं। राकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से दौड़ते हुए जाता है। इधर छोटोकी को दिखाया जाता है वो बैठे रहती है। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है कि राकू उससे मिलने के लिए आ रहा है दौड़ते दौड़ते। फिर क्या वो इतना ज़्यादा दौड़ता है और छोटोकी बोलता है मत जाओ प्लीज़ रुक जाओ। छोटोकी को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो फ़ौरन प्लेन को रोकने के लिए बोलती है और उस प्लेन से बाहर निकलती है। वो उसे अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है छोटोकी तो मुझे बगैर बाय बोले ही जा रही हो। छोटोकी दौड़ कर आती है और उसके पास बोलती है मैंने तुम्हें बताया था लेकिन तुम समझदार नहीं हो, एकदम डल हो, तुमने मेरे लव को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो राकू बोलता है तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, तुम ड्रामे के बाद ऐसे बाहर निकल आई कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। तुम्हें मालूम है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितना ज़्यादा कोशिश की, फाइनली तुम मुझे मिल गई हो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। और वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं हम दोनों अब कभी भी अलग नहीं होंगे। राकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मुझे मेरा लव मिल गया। और यहाँ पर राकू और छोटोकी एक दूसरे को किस कर लेते हैं, बोलते हैं अब प्लीज़ हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। तो हमारी छोटोकी बोलती है याद रखना ये सब अब ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है। और यहाँ पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है और दोनों किस करते ही रहते हैं।